वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 26। आपने एपिसोड नंबर 25 में देखा था एम करीम से कुछ जुड़े अच्छे सवाल, एनसीईआरटी से कुछ आपने देखे थे, और ये सवाल देखा था आपने कि दो चार्ज बॉडी है और उसे अगर 1 मीटर की दूरी पे रख दिया जाए तो कितना न्यूनतम फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, उसका हमने कैलकुलेशन किया था और वो अप्रोक्सीमेटली कितना आया था, 10⁻⁻29 न्यूटन के अप्रॉक्स में आया था। सॉरी, 10⁻⁻28 न्यूटन के अप्रॉक्स में आया था। उसके बाद एनसीईआरटी में एक टॉपिक है मीनिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज, उसको हमने देखा था। तो मीनिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज का मतलब हुआ कि 1 कूलम का चार्ज अपने सेम अमाउंट के चार्ज पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर वो अप्रॉक्स 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है। उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसको अदर तरीके से भी डिफाइन करते हैं जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन डेवलपमेंट किसी बॉडी पर पॉसिबल है, यानी किसी से निकल जाए तो उस पर पॉजिटिव में 1 कूलम चार्ज आएगा और किसी पे चला जाए तो उस पे -1 कूलम चार्ज डेवलप होगा, और दैट मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल होगा। उसके बाद हमने इसके आधार पर देखा था एनसीईआरटी के हिसाब से कि इतना फोर्स एक्सर्ट करे उसको हम 1 कूलम चार्ज बोलते हैं, मतलब ये फोर्स के हिसाब से देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि आप NaCl खाते हैं, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, तो Na+ और Cl- को जब ऑब्जर्व किया गया ये पता चला कि सोडियम का एटम थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसमें जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, दोनों के बीच का जो एवरेज लेंथ होता है सेंटर टू सेंटर, तो ये लगभग इतना एंगस्ट्रम होता है, और इसको हम अप्रॉक्स मान सकते हैं 2 एंगस्ट्रम। और 2 एंगस्ट्रम पर अगर ये दोनों चार्ज बॉडी है तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वह खींचे हुए एक दूसरे को, तो ये लगभग आता है 5.76 × 10⁻⁹ न्यूटन के रेंज में। अब इस तरह से हम आज देखने वाले हैं टाइप ऑफ 2, यानी कूलम्स लॉ में फर्स्ट टाइप देख लिए थे, अब सेकेंड टाइप देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाए इसलिए कि आप नॉर्मल अभी तक जो चल रहा था वो फॉर्मूला पुटिंग इट इन था। आप कोई भी आसान सवाल ये बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा टेक्निकल है, और टेक्निकल के लिए आपको टेक्निक सीखना पड़ता है। बिना टेक्निक के आप सीख नहीं सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि एक ही सवाल में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। तो विदाउट टेक्निक आप चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 26। ECS का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या था याद कीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट फोर्स कैलकुलेशन, मतलब नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे। नेट फोर्स को हम कैलकुलेट करें इससे पहले एक छोटा सा हम टर्म आपको बताना चाहेंगे। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, बड़ा से बड़ा सवाल को आप मार के गिरा दीजिएगा छोटे स्तर पर। मतलब अगर 1-2 पेज में बन रहा है और ये प्रोसेस जो हम टेक्निक बता दिए वो आप 2 से 4 लाइन में, 5 लाइन में बना के उसको खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी प्रॉब्लम पे 30 मिनट 40 मिनट बर्बाद करें, उससे अच्छा है कि एक छोटा सा टेक्निक सीख लेते हैं, 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक प्रोजेक्शन सीखना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम टॉपिक दे देते हैं, हालांकि 11th में पढ़ाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स और वेक्टर, मतलब किसी भी सदिश का वियोजन, सदिश का वियोजन। इसको समझने से पहले
हम अभी नेट फोर्स पर आधारित सवाल नहीं बता रहे हैं, हम उससे जुड़ा हुआ आपको एक टॉपिक बता रहे हैं 11 का, जो हमने बताया हुआ है सदिश का वियोजन। जो नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सीख लीजिएगा तब काम चल जाएगा, क्योंकि आगे अब इस पे आधारित ढेर सारा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स में भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, तो ढेर सारा जगह पे इसका यूज होगा। तो इससे अच्छा है कि हम आगे प्रॉब्लम में घिरे हैं, इससे अच्छा इस आंसर को यहीं पे खत्म कर देते हैं। चलिए, वेक्टर क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या है, आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे कि जिसमें केवल परिमाण हो उसको अदिश बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम बोलते हैं सदिश, वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स जो होता है उसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। इस वजह से कहता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दुनिया में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ढेर सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे बल, विद्युत क्षेत्र, त्वरण, वेग, चाल नहीं है, विस्थापन, दूरी फिर नहीं है। मतलब क्या क्या हो गया, नीचे से चलते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ये सभी जो हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और भी ढेर सारे हैं। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं सबका सोच एक ही होता है, सब एक ही गुण के आधार पर, बेसिक गुण के आधार पर चलता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सब फॉलो करेगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्यों निकालते हैं, हम पहले उसको समझते हैं। आप पढ़े होंगे सदिश का वियोजन, उससे पहले हम थोड़ा सा और आपको ले जाते हैं पीछे। आप लोग पढ़े होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, उसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब सदिश का योग। और एडिशन ऑफ वेक्टर जब करते हैं उसमें क्या होता है कि दो तरीका है, एक त्रिभुज योग नियम और एक समांतर चतुर्भुज योग नियम। तो एक है लॉ ऑफ ट्रायंगल और एक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक त्रिभुज योग नियम, एक समांतर चतुर्भुज योग नियम। तो त्रिभुज योग नियम में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में, कि एक जो कि हम भी बताए हुए हैं पीछे, एक ए वेक्टर यहाँ पे है और एक यहाँ पे बी वेक्टर है। तो एक ऐसा वेक्टर खींचते हैं जो ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला लगातार है, ये वाला क्रम को तोड़ रहा है, तो ये सी वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये जो क्रम को तोड़ा वो उस दोनों का बाप कहलाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब इस दोनों के ताकत के बराबर इसका ताकत हो, ये कहने का मतलब हो। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है। अब कहता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों का कुशरी जहां मिलल रहेगा, टेल जहां रहेगा, वहां पे एंगल मेजर किया जाता है। एक बड़ा वाला एंगल होता है, एक छोटा वाला एंगल होता है, हम छोटे को लेकर के चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब इसके पैरेलल एक यहाँ पर वेक्टर खींच दिए, तो इसका मतलब ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर। ये अगर ए वेक्टर है, इसके पैरेलल यहाँ पर खींच दिए, जैसा है वैसा हूबहू जुड़वा भाई बना दिए, तो ये आपका ए वेक्टर है। इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए वेक्टर। अब यहाँ से कहता है कि ये वाला लगातार है, इसको आप ऐसे खींच दीजिए। तो मतलब इसके पॉइंट से डायगोनल जब खींचते हैं तो ये जो डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जिसको हम आर वेक्टर कहते हैं। सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज योग नियम से ही निकल रहा है। अब इस त्रिभुज को देखो, भले ही ये विकर्ण है इस चतुर्भुज का और यही विकर्ण इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। दैट मीन्स आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो त्रिभुज योग नियम भी तो वही कहेगा, ये और ये लगातार ये क्रम को तोड़ रहा है, तो दिस प्लस दिस बराबर दिस, इसका मतलब ये लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही बात कर रहा है। लेकिन इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं 11th में, इसका मैग्नीट्यूड भी निकलता है, यानी आर वेक्टर का मॉड या सी वेक्टर का मॉड जो भी हो, उसमें कहता है कि रूट दे देना, पहला का मॉड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस दूसरे के मॉड का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस दे देना 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। और ये जो कॉस थीटा है ये रूट है, थोड़ा सा रेलवे लाइन हो गया टेढ़ा,
तो अब इसमें जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ओके, अब आते हैं इसके आधार पर आप परिणामी निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है इस फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूला कहा जाता है। तो ये मास्टर फॉर्मूला बेचारा जो है अपने आप में रंगबाजी दे रहा था कि हम तो मास्टर हो, हम तो कुछ निकाल सकते हैं, मतलब 2 सदिश अगर 0 डिग्री पे काम करेगा तब भी निकाल लेंगे, 2 सदिश अगर 180 डिग्री पे रहेगा तो भी काम कर लेंगे, 2 सदिश अगर 90 डिग्री पे रहेगा तो भी काम कर लेंगे। लेकिन समस्या तब खड़ा हो गया इसके लिए जब 3 सदिश काम कर जाता था, 4 सदिश जब काम कर जाता था। तो ये रंगबाजी बतिया रहा था 2 फोर्स के लिए। तो उस वक्त स्थिति में जब तक कि एक ये नहीं आया था तब तक ये रंगबाजी बतिया रहा था कि भाई आई एम द बेस्ट। तो इसके हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है भाई, अच्छा है, वहां तक वो ध्यान रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन हम क्यों निकालें, जरूरत क्यों पड़ा। तो एक कहावत है ना, धमाल मूवी में देखा होगा, हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको लोग दादाजी कहते हैं, तो भाई इसका बाप वो है। ये फॉर्मूला इसके लिए भी काम करेगा और इससे अधिक के लिए भी काम करेगा। मतलब 2 वेक्टर रहेगा तो भी काम करेगा नेट फोर्स निकालने के लिए या नेट वेक्टर रिजल्टेंट निकालने के लिए, और 2 से अधिक रहेगा 3, 4, 10, 20, 50 उसके लिए भी काम करेगा। इसलिए हम इसको निकालने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये आपको याद रहे नहीं रहे, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से या किसी भी एंगल से VVI का होल 5 इसको मानो और इसको बढ़िया से समझो। चलिए, ये तो समझ गए कि ये पैदा क्यों लिया। ये पैदा इसलिए लिया क्योंकि ये सब रिजल्टेंट निकालने के लिए फेल हो रहा था 3, 4, 10 के लिए। उसको आसानी से निकालने के लिए कौन है, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स और वेक्टर, इसलिए हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। कितना समझ में आ गया। अब प्रोजेक्शन क्या है, कैसे निकालते हैं, अब सोचते हैं। अब देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्यों निकालते हैं। अब देखते हैं, तो प्रोजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रोजेक्शन समझिए, आप लोग कभी चाटा उटा तगड़ा खाए हैं? यदि चाटा उटा जो तगड़ा खाए हैं वो तो समझ जाइएगा, हालांकि उम्मीद कम है क्योंकि आजकल तो रूल्स ऐसा बन गया है कि ना टीचर पिटाई कर सकते हैं, जो पैदा किया है वो भी नहीं पिटाई कर सकता है। तो खैर अलग अलग बात है, लेकिन हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि उस टाइम पे कानून नहीं बना था। और जबकि ये होना चाहिए, ये इसके हम सपोर्टर हैं। जब तक किसी पे दबाव नहीं डाला जाता है तब तक कुछ नहीं होता है। बिना दबाव का कुछ हो ही नहीं सकता, प्रेशर देना जरूरी है। हाँ, और बात है प्रेशर का तरीका क्या है वो डेवलप करने की कोशिश की जाए कि हम बेहतर तरीका क्या देखें। जो पीछे चल रहा था वो थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा था, हम चाहते उसमें सॉफ्टनेस होते हुए भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। नहीं कोशिश है इसका मतलब है कि हम बेहतर नहीं कर सकते। तो चलिए, सबका अपना अपना विचार है, मत है, चलिए देखते हैं। हम लोगों में हुआ क्या था कि बचपन का टाइम है, 2-3 का बात है। तो उसमें एक हमारे भयानक चाचा थे, तो उनसे अनुभव लेने का मौका मिला। जो खाए होंगे वो जरूर अनुभव करेंगे। मेरे गांव के बीचों बीच एक NH 107 गई हुई है। तो 2-3 में थे, बचपन वाला बुद्धि, उसमें जो है दोनों भाई बगल में थे, चचरा मचरा टाइप का जो होते हैं। तो उसमें दोनों में कंपटीशन लगा कि चल भाई एक बस उधर से आ रही है, कौन टिपता है। अब उतना क्या बुद्धि कि भाई पत्थर किसी को के सर पे लग सकता है। किसी ने देखा भी नहीं था जो कि समझाए, तो बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। दोनों पत्थर रोड जो है पत्थर उठाए। संजोग से बस क्रॉस कर रही थी, वो चलाया, उसका किस्मत बढ़िया, बस के पीछे से निकल गया। हम चलाए, हमारा किस्मत खराब, हम चलाए, बस के बोनट पे जाके लग गया। धड़ाम से जो लगा, ड्राइवर जो है ब्रेक फटाक से मार दिया। ब्रेक मारा, रुका तो देखता है भाई क्या हुआ, टायर तो कहीं पंचर नहीं हो गया। तो देखता है कि रोड़ा से लगा है। जैसे वो नीचे उतरा कि हम दोनों जो है वहाँ से 9-2-11 हो गए। अब 9-2-11 हो गए तो वहाँ से जो है क्या हुआ कि ईटा उठाया। बेचारा क्या करता है, उठा के पीछे आ रहा था। उधर से हमारे एक भयंकर चाचा जी आ रहे थे, जिनसे मतलब डर कहा जाए, सम्मान कहा जाए, जो भी कहा जाए।
वो आ रहे थे, देखिए देखिए वो जो लड़का भाग रहा है ये इतना बड़ा उड़ास मार के मेरा बोनट पर चढ़ गया। तो जैसे नजर पड़ा तो आवाहन किए, रुको इधर आओ। अब इतना बोलना कि भाई काल का आह्वान हुआ है, भला कैसे 2-4 सेकंड मिलता तो किसी घर में घुस जाते, लेकिन आह्वान हो गया है काल का तो फिर वहाँ तो जाना पड़ेगा। वहाँ दोनों भाई सामने एकदम ऐसे आए, आगे में खड़े हैं और वो शिकायत जो है ड्राइवर कर रहा है, हाँ यही माना है। तो सब नीचे है तो समझ गए कि भाई इसका मतलब गलती किया है, पड़ाक से एक लपड़ दिए। तो उस समय तो जो रोना धोना होता है वो हुआ। बाद में जब एनालिसिस हुआ तो उस समय अनुभव क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि फोर्स जब एग्जर्ट हुआ दैट मीन्स इस पर एग्जर्ट हुआ तो इस डायरेक्शन में एग्जर्ट हुआ, लेकिन जिस समय फोर्स लगा बाद में जब एनालिसिस किए तब पता चला कि आंख के सामने अंधेरा छा गया, हाथ झंझनाहट पे आ गया, पैर झंझनाहट पे आ गया, ब्रेन सुन्न हो गया, मतलब लग ही नहीं रहा था कुछ है। जब बाद में एनालिसिस किए तो ऐसा लगा कि इसका मतलब फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगा तो सिर्फ इधर कुछ करना चाहिए था, लेकिन इफेक्ट हमारा आंख पर भी पड़ा, ब्रेन पर भी पड़ा, हाथ पर भी पड़ा, पैर पे भी पड़ा। इसका मतलब किसी भी फोर्स का इफेक्ट जो है वो चारों दिशाओं में हो सकता है। याद रहे हमने क्या कहा? फोर्स का इफेक्ट किसी डायरेक्शन में हो सकता है और इफेक्ट जो है वो हम निकालते हैं और उसी इफेक्ट का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का चारों दिशाओं में हो सकता है प्रोजेक्शन, उसी इफेक्ट को, प्रभाव को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वियोजन। यहां समझ में आया? किसी भी सदिश का किसी खास दिशा में जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन। और इफेक्ट किसी भी दिशा में हो सकता है, निकाल सकते हैं, लेकिन हम बेसिक रूप से 3 डायरेक्शन निकालते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्योंकि 3 एक्सिस हम लेकर चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो इस वजह से प्रोजेक्शन का मतलब हुआ इफेक्ट। और इस इफेक्ट को अगर आप निकालना सीख गए तो वेरी सिंपल, आप कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। तो कहता है कि प्रोजेक्शन को निकालने के लिए हम लोग कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग रूल मतलब चलने वाला, चलने का तो खैर सबका अपना अपना तरीका होता है। एक आदमी भाई साहब का चलने का तरीका जो देखे एकदम जबरदस्त था, एकदम मुरट्ठा बांधे हुए है, चल रहा है ऐसे, मैंने आकाश को याद है, चल रहे हैं मस्ती से चल रहे हैं एक आध लोग जबरदस्त तरीके से। एनीवे सबका अपना अपना तरीका होता है। और रैंप पे जो मॉडल लोग चलती है तो यूं मैंने ऐसे चलता है। आजकल तो लड़का का भी विश्व सुंदरा होता है तो उसका भी चलने का स्टाइल अलग होता है, तो सबका अपना अपना अलग चलने का तरीका होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ चलने का मतलब क्या, मूविंग का मतलब क्या। यहाँ पे हम वियोजन निकालने के लिए किस रूल का इस्तेमाल करेंगे? कोसाइन रूल का। किस रूल का इस्तेमाल करेंगे? कोसाइन रूल का, मतलब कॉस वाले रूल का। तो चलिए देखते हैं कोसाइन रूल क्या है, कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया है, तो इसका इफेक्ट तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों दिशा में हो सकता है प्रोजेक्शन। लेकिन इसका प्रोजेक्शन हम निकालना चाहते हैं एक्स के अलोंग, इसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं वाई के अलोंग। और ये बोल दिया कि इसका एंगल जो है यहाँ पे क्या है? थीटा। ठीक है। अब कहता है कि जब ये एंगल थीटा है तो हम क्या करें? प्रोजेक्शन निकालना है। तो जब कहता है किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन x के अलोंग निकालते हैं, उस वेक्टर का कुछ तो नाम होगा, f, वेलोसिटी होगा तो v, एक्सेलरेशन होगा तो a, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो e, मतलब जैसा रहेगा वैसा नाम हो जाएगा। और x की तरफ निकालेंगे तो यहाँ पर नीचा में x दे देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वेलोसिटी रहेगा तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रहेगा तो एक्सेलरेशन। तो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग किस एक्सिस में निकाल रहे हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है। अब कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल कहता है कि सबसे पहले चिन्ह रखना है। क्या रखना है? चिन्ह। यह हम अपने तरीके से बता रहे हैं। चिन्ह का मतलब कि एक्सिस तो हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव की तरफ झुकाव हुआ तो पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ झुकाव हुआ तो निगेटिव, ऐसा करना है। तो पहला हम क्या रखेंगे? चिन्ह। फिर क्या रखेंगे? परिमाण।
जो उसका परिमाण होगा, मान लेते हैं कि 40 न्यूटन होगा तो 40, 60 न्यूटन होगा तो 60, तो जो परिमाण होगा वो परिमाण रखेंगे। उसके बाद रखेंगे कॉस, कोसाइन रूल का मतलब कॉस के हिसाब से चले तो कॉस, और जितना एंगल घूमना पड़ेगा वहां उस एक्सिस तक पहुंचने के लिए वो एंगल, क्योंकि अगर इसका प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं इसको घुमाते 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 यहाँ तक आएंगे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। इसका मतलब 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री, 60 डिग्री हुआ तो 60 डिग्री, 85 डिग्री हुआ तो 85 डिग्री। जितना एंगल इस एक्सिस से है जिसके तरफ हम निकाल रहे हैं उसका एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। अब हम निकालते हैं, ये निकालने का तरीका हो तो बराबर, अगर आप निकालना चाहते हैं ये एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर आप प्लस लिख सकते हैं। परिमाण के तौर पे अगर एफ लिखना चाहते हैं तो एफ लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, दैट मीन्स ये क्या हो गया एफ cos थीटा। वेरी गुड। चलिए अब निकालते हैं एफ वाई, यानी प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स along y एक्सिस, ठीक है। चलिए रूल क्या कहता है, फिर वही काम करना है, पहले चिन्ह। तो इसका प्रोजेक्शन हम किसके तरफ निकालना चाह रहे हैं, y के अलोंग, तो y ऊपर क्या लेते हैं प्लस, इसका मतलब यहाँ क्या लिख दिए प्लस, चिन्ह हो गया। परिमाण, परिमाण कितना है f लिख दिए। अब cos थीटा, पहले तो cos लिख दो, ठीक है। अब थीटा का मतलब कि जिसके तरफ निकालना चाहते हैं वहां से यहाँ तक का एंगल, तो अगर ये थीटा है तो दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री बनता है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री या माइनस थीटा। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब आते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो f साइन थीटा। एक चीज यहाँ टेक्निक हम याद रखें, टेक्निक क्या याद रखें, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हमने नहीं दिया था, ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से है। हमने एंगल दिया था थीटा, किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। इसका मतलब ये है कि जो एंगल देगा जिस एक्सिस से देगा, ये मान लेना है कि उस एक्सिस से वो नजदीक है। अब ये नहीं सोचना है कि 50 डिग्री है 5 डिग्री है, जिस एक्सिस से, एक टेक्निक हम डेवलप कर रहे हैं उसको याद रखना है कि जिस एक्सिस से एंगल देगा वेक्टर का वो उससे नजदीक और जिससे नहीं देगा वो दूर। वो बात नहीं समागर में होता, जिसको नौता दिया इसका मतलब ज्यादा क्लोज, जिसको नहीं दिया तो दूर हो गया। इसका मतलब जिस एक्सिस से एंगल देगा वो नजदीक और जिस एक्सिस से एंगल नहीं देगा वो दूर। ये टेक्निक हो गया। अब f जो है एंगल थीटा x से दिया हुआ था, इसका मतलब f x के नजदीक हो गया, और y से एंगल दिया हुआ नहीं था उसको हम दूर मान लेते हैं। एक टेक्निक डेवलप करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब x के अलोंग निकाले तो यहाँ cos थीटा आया, जब y से निकाले तो sin थीटा आया, जबकि थीटा जो दिया हुआ था दोनों में वही काम आया। अब हम बात करते हैं कि नजदीक वाले के लिए जब निकाला जाएगा तो वहां cos थीटा रखना, और जब दूर वाले के लिए निकालेंगे तो वहां sin थीटा रखना। बस ये टेक्निक याद रखना। क्या याद रखना है, नजदीक वाले के लिए cos, दूर वाले के लिए sin। बस आज का थीम इसी को याद रखना है, अपना काम चल रहा है। तो अभी तक हम देख रहे थे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, मूविंग रूल से कैसे चलते हैं, जिसको हम कोसाइन रूल भी कहते हैं। तो सीधा हमने याद रखा नजदीक वाले के लिए cos और दूर वाले के लिए sin, और एंगल वही इस्तेमाल करेंगे जो दिया हुआ। अगर दिया हुआ है 30 डिग्री चाहे जिससे दे तो उसको हम लोग लेके चलेंगे, दोनों में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आया घबराने की बात नहीं है, इस एग्जाम्पल को आप देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको मिटा रहने दीजिए, ये थोड़ा याद दिलाता है कि भाई हम फेल हुए तो भाई वो आया, तो कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वही आवश्यकता यहाँ पर पड़ा तो इसका इजाद हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं निकालने का तरीका। पहले सिंगल फोर्स के लिए देख लेना है। सपोज कीजिए कि ये हमारा फोर्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये फोर्स हमने दे दिया आपको 40 न्यूटन, ये एंगल आपको हमने दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री किस एक्सिस से दिया, गौर कीजिए तो एक्स से। इसका मतलब है 40 एक्स के नजदीक का आएगा और वाई से दूर का आएगा। अब ये एंगल कितना दिया उससे बस नहीं है, दे दिया तो बस बात खत्म है। नौता
मैं दे दिए वही बड़ा बात है। अब वहाँ जाके जो खिलाना है खिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे ही x से दिया एंगल ये नज़दीक और जिससे नहीं दिया वो दूर। इसका मतलब ये है कि हम इस फोर्स का प्रोजेक्शन x के अलोंग निकालेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, fx। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग x। तो क्या हमने कहा था, पहले तरीका क्या था, चिन्ह याद कीजिए क्या था। प्रोजेक्शन अगर निकालना है, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले चिन्ह, ठीक है, फिर परिमाण, फिर कॉस थीटा। तो नजदीक वाले के लिए कॉस, दूर वाले के लिए साइन। हम तो नजदीक के लिए चल रहे हैं तो पहले चिन्ह को देखो। तो ये हमारा अगर ओरिजिन होगा तो ये तो हमारा प्लस एक्सिस होता है तो हम प्लस लिख सकते हैं। परिमाण कितना है तो 40, और क्या बोले थे नजदीक वाले के लिए कॉस, और एंगल कितना तो 30 डिग्री। अब वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो बराबर में हो जाएगा ये 40 गुने √3/2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, फोर्स का मात्रक आप यहाँ रख सकते हैं न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं Fy, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग y। तो क्या आप पहले लिखेंगे चिन्ह, ये y एक्सिस हमारा प्लस है तो पहले प्लस लिखेंगे। परिमाण कितना 40, अब यहाँ y जो है दूर है, 40 से y दूर है तो दूर वाले के लिए साइन, और कितना एंगल 30 डिग्री। अब ये मत दे देना 60 डिग्री, 90 में से 30 या 60, ये नहीं, हम इसी का इस्तेमाल किए थे दोनों के लिए, नजदीक वाले के लिए भी दूर वाले के लिए भी। फर्क हमने क्या कर दिया था, नजदीक वाले के लिए कॉस ले लेना, दूर वाले के लिए साइन ले लेना। तो 40 साइन हो गया कितना 30 डिग्री, तो बराबर हो गया ये 40 गुने साइन 30 कितना होता है हाफ, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, मात्रक लगाते हैं न्यूटन। प्रोजेक्शन निकालने सीखे। अब हम कुछ डाटा को आपको ध्यान में रखवाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए हम बात करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेंट समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव और x निगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है y भी निगेटिव x भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव x पॉजिटिव होता है। इतना तो मालूम होगा। चलिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस, x डैश नहीं भी दिए x भी दिए तो समझ में आ जाना चाहिए। अब हम एंगल इसको देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ देते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड कौन है, वेलोसिटी है, जरूरी नहीं कि हमेशा फोर्स ही रहे। तो अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का प्रोजेक्शन निकाला जाएगा। अब गौर करो कि वेलोसिटी का एंगल किससे दिया हुआ है, y से, तो y को नौता पड़ा तो नजदीक, x से को नौता नहीं पड़ा तो दूर। तो इसका मतलब y के लिए निकालेंगे तो cos, x के लिए निकालेंगे तो sin, चिन्ह अपना काम करेगा। तो हम पहले अगर निकालना चाहते हैं वेलोसिटी के लिए v और x का मतलब x के अलावा, इसका मतलब चिन्ह क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी along x एक्सिस। ठीक है, तो पहले रूल क्या है, चिन्ह। तो चिन्ह हम देखते हैं, अगर इसका प्रोजेक्शन इधर छोड़िएगा, ये हमारा माइनस वाला है, माइनस लिख दिए। परिमाण, परिमाण कितना है 100 लिख दिए। अब क्या कहता है cos थीटा, तो cos थीटा तो उसके लिए लेते हैं जहाँ से नजदीक है, यहाँ तो x बेचारा दूर है तो दूर वाले के लिए क्या लेंगे, साइन लेंगे, और कितना एंगल लेंगे तो 60 डिग्री लेंगे, बराबर -100 गुने साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा -50 √3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चूंकि फोर्स निकाल रहे थे न्यूटन, यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे थे मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं Vy, सीधा ही इसको निकालते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब चिन्ह, तो इसका जब आप तोड़िएगा इसके तरफ, ये तो y प्लस है तो प्लस दे दिए। परिमाण कितना हो गया 100 दे दिए। अब ये नजदीक के लिए टूट रहा है तो नजदीक वाले के लिए तो बेचारा cos है, और कितना आएंगे तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, बराबर 100 गुने cos 60 होता है 1/2, कट के कितना हो गया 50, और वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम प्रोजेक्शन का उपयोग देखेंगे।
प्रोजेक्शन का की सहायता से हम कहाँ कहाँ क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे। एपिसोड नंबर 27 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जय हिंद।